नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्यन न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी। रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पेगासस जासूसी से जुड़ी हुई आ रही है। आपको बताते चले पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग की गई थी। पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार से नोटिस भी मिला था पूरे मामले पर और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस पूरे मामले पर जवाब भी मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगते हुए कहा था कि आगे की जांच कहां तक पहुंची है और ये पूरा मामला आखिर क्या है, विस्तृत रूप से कोर्ट को इस पूरे मामले की जानकारी दी जाए। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि आज सुप्रीम कोर्ट में पेगासस जासूसी मामले में सुनवाई होनी है। कोर्ट ने जवाब तलब किया था केंद्र सरकार को कि आखिर वो इस पूरे मामले की जानकारी दे कि क्या केंद्र देश के नेताओं की और इसके साथ साथ पत्रकारों की जासूसी करवा रहा था, और अगर करवा रहा था तो क्यों और किस ऐप के थ्रू। आपको बताते चलो विपक्ष लगातार इस मामले पर हमलावर था और ये मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया था और आज इस पूरे मामले पर सुनवाई। चलिए एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। सीएससी में भारी अव्यवस्था का मामला देखा गया है। एकता विहार का यह मामला जहां पर आपको बताते चले सीएससी में अव्यवस्था फैली हुई है। सीएससी परिसर में शराब की बॉटल्स मिली हैं, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ रही है और वहीं सीएमओ को इस पूरे मामले की कोई जानकारी ही नहीं है। जब उनसे बात करने की कोशिश की गई और उनसे इस पूरे मामले के बारे में पूछा गया तो उन्हें इसके बारे में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी ही नहीं थी। आपको बताते चले एकता विहार कॉलोनी के सीएससी का यह पूरा मामला है जहां पर अव्यवस्था का माहौल जो है वो बना हुआ है। शराब की बॉटल्स सीएससी में मिली हैं और सीएमओ साहब को सुध तक नहीं। चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है, अब तक पहुंचा देते हैं। कार और ट्रक की जोरदार टक्कर देखने को मिली। हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार 2 अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। अस्पताल में इनको भर्ती कराया गया है। रॉन्ग साइड आ रहे ट्रक ने आपको बता दें जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी वजह से ये मौके पर ही मौत हो चुकी है और 2 लोग अभी भी घायल हैं। पुलिस ने ट्रक चालक को हालांकि हिरासत में ले लिया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का यह पूरा मामला है जहां पर तड़के सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आनन फानन में पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया है जहां उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स की निगरानी में अभी इन दोनों लोगों का इलाज चल रहा है। और आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले रॉन्ग साइड आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी आपको बता दें जिसकी वजह से 2 लोग गंभीर से रूप से घायल हो गए हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर। और वहीं आपको ये भी बताते चले कि कार और ट्रक की टक्कर हुई थी। ट्रक रॉन्ग साइड से आ रहा था, कार को टक्कर मार दी जिसकी वजह से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 5 लोगों की दर्दनाक मौत मौके पर ही। चलिए विस्तार से खबरों की तरफ रुख करते हैं। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद अब तालिबान ने भारत के खिलाफ चाल चलना शुरू कर दिया। तालिबान ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना में अफगानिस्तान को भी शामिल करने की इच्छा जाहिर कर दी। पाकिस्तान की कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरने के कारण भारत इस परियोजना को लेकर अपना विरोध लगातार दर्ज कराता रहता है। दरअसल तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना से जुड़ने की इच्छा जाहिर की। पाकिस्तान के समा न्यूज चैनल के मुताबिक तालिबानी प्रवक्ता ने यह भी बताया कि आतंकी समूह तहरीके तालिबान पाकिस्तान से जुड़ी इस्लामाबाद की चिंताओं को भी दूर करेगा। इसके साथ साथ मुजाहिद ने यह भी पुष्टि की है कि आने वाले दिनों में यह पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और तालिबान के वरिष्ठ नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के बीच बैठक होने वाली है। आपको बताते चले कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह को चीन के झिंजियांग प्रांत से जोड़ने के लिए CPEC चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट और रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। $60 अरब के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे परियोजना की सुरक्षा के लिए चीन पूरी तरीके से पाकिस्तान पर अब निर्भर है।
तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदुओं और मुसलमानों के पुरखे एक ही हुआ करते थे। हर हिंदू भारतीय है। पुणे में ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने सोमवार को कहा कि समझदार मुस्लिम नेताओं को कट्टरपंथियों के विरुद्ध दृढ़ता से खड़ा हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा, हिंदू शब्द मातृभूमि, पूर्वज और भारतीय संस्कृति के बराबर है या अन्य विचारों का असम्मान नहीं है। हमें मुस्लिम वर्चस्व के बारे में नहीं बल्कि भारतीय वर्चस्व के बारे में सोचना होगा। भागवत ने कहा है कि भारत के सर्वांगीण विकास के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए। इस संगोष्ठी में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय के चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन भी मौजूद थे। खान ने कहा है कि अधिक विविधता से समृद्ध समाज का निर्माण होता है और भारतीय संस्कृति सभी को समान समझती है। हसनैन ने कहा कि मुस्लिम बुद्धिजीवियों को भारतीय मुसलमानों को निशाना बनाने की पाकिस्तान की कोशिश को विफल करना ही चाहिए। टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने के बाद वतन लौटे जिलाधिकारी सुहास एलवाई का सोमवार शाम नोएडा पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। सुहास एलवाई का स्वागत करने के लिए आपको बताते चले, नोएडा दिल्ली सीमा पर लोग इकट्ठा हो गए। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी उनकी अगवानी के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। जिलाधिकारी का स्वागत करने के लिए ग्रेटर नोएडा, दादरी और जेवर के लोग भी नोएडा सीमा पर आए। डीएनडी फ्लाईओवर के पास पहुंचने पर सुहास एलवाई को फूलों से सजी एक खुली जीप पर सवार किया गया। इसके बाद लोग फूल बरसाते हुए, नारे लगाते हुए उन्हें डीएम आवास तक लेकर आए। सुहास ने कहा कि स्वदेश लौटने पर दिल्ली हवाई अड्डे से लेकर घर तक उनका जैसा स्वागत हुआ वह उनके लिए अविश्वसनीय था। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास होगा वह देश के युवाओं व प्रदेश की खासकर जिले की जनता की एक अच्छे अधिकारी के रूप में अच्छी तरीके से सेवा करते रहें। उन्होंने कहा है कि फ्रेंच खिलाड़ी से फाइनल में मुकाबला था, लेकिन फाइनल मैच में आखिरी पल में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे सिल्वर से संतोष करना पड़ा। सुहास एलवाई को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लेने उनकी पत्नी रितु सुहास भी पहुंची। रितु सुहास गाजियाबाद में बतौर अपर जिलाधिकारी प्रशासन तैनात हैं। तो राष्ट्रीय राजधानी में इस साल अब तक डेंगू के कम से कम 124 मामले सामने आ चुके हैं। नगर निगम की ओर से सोमवार को जारी की गई एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार 1 जनवरी से 4 सितंबर की अवधि के दौरान डेंगू के मामलों की संख्या 2018 के बाद से इस साल सबसे अधिक। साल 2018 में इसी अवधि के दौरान डेंगू के 137 मामले सामने आए थे। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अगस्त महीने के दौरान ही दिल्ली में डेंगू के 72 मामले सामने आए, जो कि अब तक सामने आए कुल मामलों का 58%। सितंबर महीने के शुरुआती 4 दिनों में डेंगू का कोई मामला सामने नहीं आया। डेंगू के मच्छर साफ और स्थिर पानी में पैदा होते हैं, जबकि मलेरिया के मच्छर गंदे पानी में भी पनपते रहते हैं। नगर निगम की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 4 सितंबर तक डेंगू के कम से कम 124 मामले सामने आ चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में इस साल जनवरी में डेंगू का कोई मामला सामने नहीं आया, जबकि फरवरी में 2, मार्च में 5, अप्रैल में 10, मई में 12, जून में 7 और जुलाई में 16 मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली में डेंगू से इस साल अब तक किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई। बात उत्तराखंड की करेंगे। उत्तराखंड में बीते 24 घंटों में 25 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। एक भी मरीज की फिलहाल मौत नहीं हुई, जबकि 35 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया। सक्रिय मामलों की संख्या 379 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार सोमवार को 16,474 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई, जबकि 3 जिलों बागेश्वर, पिथौरागढ़ और टिहरी में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला। उधर अल्मोड़ा में 4, चमोली, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर में 1-1, चंपावत, पौड़ी और रुद्रप्रयाग में 2-2, देहरादून में 8 और उत्तरकाशी में 3 संक्रमित मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,43,125 हो गई है। इनमें से 3,29,306 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,388 लोगों की जान चली गई। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश में टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा। अब तक 87 लाख लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है, जिसमें 85% से अधिक लोगों को पहली और लगभग 27% ने दूसरी डोज ली।
तो जिले के अमरपुरी शुभगुंज मुख्य सड़क मार्ग पर सोमवार की शाम बाजा मोड़ के पास सड़क हादसे में अमरपुर प्रखंड की भरको पंचायत के मुखिया प्रवीण झा की मौत हो गई है। घटना के बाद देर शाम मुखिया के परिजनों और समर्थकों ने आरोपियों के घर का घेराव कर दिया। इसके बाद ईंट पत्थर चलाने लगे। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने उग्र लोगों को शांत कराया। मुखिया प्रवीण झा अपनी बाइक से भरको की ओर से बाजा गांव की ओर जा रहे थे। आपको बताते चले बाजा मोड़ से कुछ दूरी पर पीछे से आ रही बोलेरो ने धक्का मार दिया। जख्मी होकर मुखिया बाइक लेकर गिर गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। बोलेरो का चालक वाहन को पीछे कर दोबारा मुखिया को धक्का मार दिया। बाजा गांव से आगे बढ़ते ही सिमरा पुल के समीप बोलेरो की स्टेयरिंग फेल हो गई। हालांकि चालक फरार होने में कामयाब रहा। हादसे में घटनास्थल पर ही मुखिया प्रवीण झा की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही हजारों की संख्या में ग्रामीणों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई। घटना की सूचना मिलते ही हजारों की संख्या में आपको बताते चले वहां जब भीड़ इकट्ठा हुई, आक्रोशित ग्रामीणों ने बाजा मोड़ के समीप इंग्लिश मोड़ शुभगंज मुख्य सड़क मार्ग को जाम कर दिया। इस मामले में बांका एसडीपीओ ने हत्या में शामिल लोगों की अविलंब गिरफ्तारी करने का आश्वासन दिया। करीब 4 घंटे के बाद अधिकारियों के आश्वासन पर आक्रोशित लोगों ने सड़क से जाम हटाया। थाना अध्यक्ष मोहम्मद सफदर अली ने बताया, शव का रात में ही पोस्टमार्टम करा लिया गया है। परिजनों को शव भी सौंप दिया गया। तो ऋषिकेश में गूलर पावकी देवी रोड पर बांसकाटल के पास स्कूली बच्चों से भरा एक छोटा लोडर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। घटना में चालक और 14 स्कूली बच्चे भी घायल हो गए हैं। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से एसपीएस राजकीय चिकित्सालय और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पजेगांव में भर्ती कराया गया। वाहन में 22 स्कूली बच्चे सवार थे। उधर सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए लाई गई छात्रा मोनिका का स्वास्थ्य बिगड़ गया, जिसे चिकित्सकों ने एम्स रेफर कर दिया है। एम्स में छात्रा का उपचार चल रहा है। घटना के प्रत्यक्षदर्शी और स्थानीय निवासी भरत सिंह ने बताया है कि सोमवार दोपहर को राजकीय इंटर कॉलेज घेराधार के बच्चों की छुट्टी हुई। इस दौरान करीब 2:30 बजे उद्यान विभाग का एक लोडर वाहन क्यारा जमोला गांव से सामान छोड़कर वापस गूलर की ओर आ रहा था। स्कूल के पास 22 बच्चे लोडर में बैठ गए। मुनिकीरेती थाना अध्यक्ष कमल मोहन भंडारी ने बताया कि चालक विजय शर्मा पुत्र प्रदुम्न शर्मा निवासी चंद्रमणि नया गांव देहरादून की सूझबूझ से बड़ा हादसा घटित होने से बच गया। चालक ने बताया, जैसे ही उनका वाहन अनियंत्रित होने लगा तो उन्होंने अपना वाहन पहाड़ी पर टकरा दिया।